प्रतिरोध का संयोजन। तो बच्चा लोग प्रतिरोध के संयोजन में होता क्या है कि हमें दो प्रकार के संयोजन पढ़ने होते हैं। एक हमारे पास होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे। यहाँ से आएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे मेरे पास, हम लोग के पास कोई एक प्रतिरोध R1 है, ठीक है, कोई एक प्रतिरोध क्या है, R2 है। अब मान लेते हैं कि ये वाला इसका पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, पहला सिरा है, दूसरा सिरा है। अब हम क्या करें कि दूसरे प्रतिरोध को उठा के पहले सिरे से जोड़ दें, मतलब दूसरे प्रतिरोध को उठाकर पहले प्रतिरोध से जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, डिफाइन करेंगे तो आएगा कि किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, सिरे से जोड़ दिया जाए, से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमने पहले डिफाइन कर दिया श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसके लिए हमें फार्मूले की उत्पत्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब क्या लिख दें कि 3 प्रतिरोध का संयोजी क्रम में निगमन, श्रेणी क्रम में हम लोग इसका निगमन करेंगे तो क्या मिलेगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध है, एक हमने मान लिया ऐसे R1 है, दूसरा R2 है, और तीसरा क्या है, R3 है। इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ सबसे पहले ये R1 है, ये वाला R2 है, R3 है। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, अब श्रेणी क्रम में एक कंडीशन होता है कि सभी में एक धारा जाएगी, मतलब अगर यहाँ से 5 एम्पियर की धारा जा रही, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर की जाएगी, लेकिन सबके जो विभवांतर होते हैं अलग अलग। तो हम पहले का V1 मान लें, इसका क्या मान लें, V2 मान लें, और इसका मान लेते हैं V3, और एक बैटरी का जो पूरा यहाँ बिंदु A मान लेते हैं, बिंदु B मान लेते हैं, और एक जो ये बैटरी के कारण या पूरे का विभवांतर क्या मान लेंगे, V मान लेंगे, क्या मान लेंगे, V मान लेंगे, और सब में धारा क्या होगी, I होगी। तो थोड़ा इसमें हम लोग को माना लिखना रहता, मतलब जो हमने रचना में किया है उसमें क्या लिखेंगे, सुन लो। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। माना सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें कि इन प्रतिरोधों के सिरों का विभव, जो इनका विभव होगा सबका अलग अलग निकाल लेंगे, तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब यहाँ से V1 विभव आएगा, यहाँ से V2 आएगा, यहाँ से V3 आएगा, तो कुल विभव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कुल विभव बराबर, तो बच्चा लोग यहाँ से कुल विभव क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस में V3 आएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले R1 प्रतिरोध, R2 और R3 का क्या निकाल ले, विभव निकाल ले। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रतिरोध R1, R2, R3 के विभव क्रमशः, तो देखो यहाँ से हम लोग जानते हैं V बराबर होता क्या, I इंटू R। तो पहले के लिए हमने विभव क्या माना है, V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I सब में बराबर है तो I की जगह I होगा, R की जगह क्या है, R1। दूसरे के लिए V2 बराबर क्या होगा, I इंटू R2 होगा। तीसरे के लिए V3 बराबर क्या होगा, I इंटू
R3 होगा। ठीक है, I इंटू R3। अब इन सब का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो भैया 1 में रखोगे क्या मिलेगा बच्चा, 1 में रखोगे v बराबर आपका क्या आएगा IR1 IR2 प्लस IR3। यहाँ से आएगा IR1 प्लस में IR2 और प्लस में IR3 आएगा। तो v बराबर यहाँ से क्या आएगा, I कॉमन ले लो, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3 आएगा। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब अगर हम मान ले कि a और b के बीच का विभवांतर b है, a और b का बीच का विभवांतर क्या है, b है, तो b बराबर हमें क्या मिलेगा, I इंटू R मिलेगा। तो यहाँ से क्या मान ले, यदि a व b के बीच का विभवांतर, अब यहाँ विभवांतर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की बात हो रही है a और b के, तो इनका विभवांतर क्या है, b हो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v बराबर I इंटू R आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखो v भी बराबर है, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ से आएगा समीकरण कौन सा आएगा आपका, समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिलेगा, ये देखो v बराबर क्या है IR, तो IR बराबर हमको मिलेगा ये वाला पूरा R1 प्लस R2 और प्लस में R3। तो देखो I से I क्या हो गया, कट गया, तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 और प्लस में R3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं तो हम R4 तक कर लेंगे, 2 प्रतिरोध हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 कर लेंगे, मतलब जितने प्रतिरोध है उसी हिसाब से हम अपना मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आएगा इसी में श्रेणी क्रम का हो गया समांतर क्रम। तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको पहले बता देते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है कि हम लोग 2 या 3 प्रतिरोध का जितना भी प्रतिरोध लेंगे उनका पहला सिरा एक बिंदु पर और आखिरी सिरा किसी एक बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या आएगा कि किसी 3 प्रतिरोध का, मतलब जितना भी हमको लेना है 2 3 4 5 100 50 जितना भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में आपका क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या आएगा, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास प्रतिरोध है, इसको हमने जोड़ दिया है, बिंदु ए पर है, और यहाँ क्या है, बी है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक, जोड़ दिया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि समांतर क्रम का मतलब होता है कि जितने भी प्रतिरोध हो उनका पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, मतलब यहीं से हम लोग दूसरा जोड़ देंगे। ये देखो, ये जोड़ दिया, और इसका दूसरा सिरा एक बिंदु पर, एक और यहाँ से ले लो, ये जोड़ दिया, इनका आखिरी सिरा एक बिंदु पर। अब देखो, पहले को हम लोग R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2, तीसरे को R3। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि समांतर क्रम में सभी का विभव क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर यहाँ से हम लोग मान ले A और B के बीच का विभव B है, तो पहले प्रतिरोध का विभव भी होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ धारा I आ रही है। अब देखो, धारा जो प्रवाहित होगी 3 रास्तों में बदल जाएगी, सबके लिए धारा का मान अलग अलग होगा। मतलब अगर यहाँ से हम बोले 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, तो कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। तो मान लेते हैं कि पहले में कितनी धारा, I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। तो इसमें रचना में क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3, तीनों को श्रेणी क्रम में, सारी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। माना सभी प्रतिरोधों का एक समान विभवांतर क्या है, B है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें, हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर धारा का मान अलग अलग हो रहा है। कुल धारा I बराबर क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। या कुछ क्या लिख दें कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा क्या आएगी, कुल धारा I बराबर क्या आएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से अगर हम लोग
सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग धारा निकालें तो धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B अपॉन R, यही ना होता है B अपॉन R। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब हो गया पहले में धारा क्या है, I1 है, I1 बराबर क्या लिखे B अपॉन R, B सब में सेम रहेगा, पहले में R कितना है R1 है, दूसरे में I2 बराबर क्या आएगा V बटे में प्रतिरोध क्या है R2 है, तीसरे में क्या आएगा B अपॉन R3। ठीक है, अब हम लोग इन सब का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा I बराबर I1 का मान क्या है B बटे R1, दूसरा क्या है B अपॉन R2, तीसरा क्या है B अपॉन R3। तो यहाँ से B कॉमन होगा तो ले लो, B कॉमन करेंगे 1 बटे क्या मिलेगा R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इसको मान ले समीकरण नंबर 1। अब क्या मान ले कि जो हमारा बिंदु A और B है इनके बीच का विभवांतर फिर से क्या है B है, तो यहाँ से लिख दिया जाए यदि A व B के बीच विभवांतर V हो या प्रतिरोध R हो, ठीक है, तो I बराबर क्या आएगा V बटे में R आएगा, इसको मान दे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ से क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से क्या आएगा B बटे R बराबर इधर से क्या आएगा V आएगा, उसके बाद ये 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 मतलब आएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस में 1 बटे R3, तो B से B कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या मिला 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस में 1 बटे R3। तो ये क्या है, ये आपका है 1 बटे R1 प्लस 1 बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, 7 नंबर में आते बच्चा लोग, ये सब 7 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगला हम लोग करते हैं, आगे हमारे पास क्या बचा है, आगे हमारे पास बचा है वैद्युत ऊर्जा। क्या बचा है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है बताओ चलो। किसी चालक में, चलो विद्युत ऊर्जा हम बताते हैं क्या होती है। वैद्युत ऊर्जा जो होती है उसको सबसे पहले हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। तो अगर हम लोग किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करेंगे तो उसमें कुछ ऊर्जा व्यय होगी, कुछ ऊर्जा खर्च होगी, इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने में, चालक में आवेश प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को, व्यय का मतलब क्या हो गया, खर्च ऊर्जा, व्यय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब इसके बाद जो वैद्युत ऊर्जा होती है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया, W से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। एक मात्रक होता है जूल, या एक क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है, एक क्या होता है, अर्घ होता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे अभी हम लोग विभव की परिभाषा लिखें, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ से W ऊर्जा है, तो यहाँ से पहला हमारे पास क्या आएगा, W बराबर VQ आता है। W बराबर क्या आ गया, VQ आ गया। अब अगर हम लोग V का मान क्या रख दें, Q का मान हम लोग एक और जानते क्या होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू IT, तो बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर VIT आएगा। अगला हमारे पास क्या होता है, अब हम लोग अगर किसका मान रख दें, हाँ तीसरा हम लोग क्या रख दें, V बराबर क्या रख दिया जाए, I इंटू R। तो भैया अगर V बराबर IR रख देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, W बराबर V की जगह IR रखोगे तो क्या आएगा, IR, इसके बाद IT। तो ये हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT।
अब आप लोग क्या रख दो, ये तीसरा हो गया। चौथे में क्या आएगा, अगर I बराबर रख दो 20 बटे में R, तो I बराबर रख दो B अपॉन R, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा W बराबर I की जगह रखोगे B स्क्वायर बटे R स्क्वायर, B स्क्वायर बटे R स्क्वायर और गुणे में RT, तो एक R से R कट गया, तो यहाँ से W बराबर क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास आता है कि विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। तो बच्चा लोग विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव क्या होता है, इसको देख लेते हैं। उष्मीय या तापीय प्रभाव, तो लिख देते हैं तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी कोई चालक है और उस चालक में धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, उस चालक में धारा का प्रवाह करेंगे तो चालक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो किसी चालक में धारा के प्रवाह करने से या धारा प्रवाहित करने से चालक गर्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। तो यहाँ से डिफाइन क्या हो जाएगा, किसी चालक में ये दिख रहा है, किसी चालक में दिख रहा है, चमक रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं, इधर हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा क्या आएगा, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से चालक क्या हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है। चालक या तार, अगर हम लोग तार की बात करेंगे तार हो जाएगा, ठीक है, तार या चालक क्या हो जाएगा, यहाँ पर या तार लिख देते हैं, चालक या तार, ठीक है, गर्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जिसे धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है, जिसे धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब बच्चा लोग जो तापीय प्रभाव होता है, या इसे हम लोग ऊष्मा भी बोलते हैं, इसे हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। किससे, H से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कैलोरी। मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी। अब अगर हम लोग जो ऊर्जा आई है, जितनी भी हमें ऊर्जा मिली है 4 प्रकार की, इसको हम लोग अगर 4.2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा, क्योंकि 1 जूल में होता है 4.2 कैलोरी, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, पहला फार्मूला ये है, तो पहला फार्मूला हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, BQ बटे में 4.2 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बराबर हो जाएगा H बराबर W बराबर BIT आया है, 4.2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा, तो ये आएगा BIT अपॉन में 4.2 कैलोरी। अगला क्या आएगा, अगला हमारे पास तीसरा वाला है। तीसरा क्या आया है, तीसरा आया है V बराबर I स्क्वायर RT। तो यहाँ से क्या आएगा, H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन में 4.2 कैलोरी, ठीक है। ऐसे हमारा लास्ट वाला आ जाएगा, इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, 4.2 से, तो ये भी किस में बदल जाएगा, कैलोरी में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है,